हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि इनकम टैक्स का रिटर्न जो असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए शुरू होने वाला है, उनसे पहले आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है ताकि आगे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस ना आए। और किन किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, किन किन चीज़ को कंप्यूटेशन में शामिल करना है और किन किन चीज़ को डिडक्शन लेना है और कौन कौन सा डिडक्शन हमें एग्जैक्ट लेना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे मैं आप लोगों के साथ जितना भी ITR है, ज़्यादातर ITR तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। ITR 1, ITR 3, ITR 4, 3 ITR जो है नॉर्मली एक टैक्स प्रैक्टिशनर और अकाउंटेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और कंपनी का ITR जो है वो तो अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको ITR फाइल करने से पहले की पॉइंट्स जो भी हैं उनकी पूर्ण जानकारी मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ITR फाइल करने का कंडीशंस होते हैं। कुछ सैलरी एम्प्लॉय होते हैं, कुछ ट्रेडर्स बिजनेसमैन होते हैं, किसी का रेंट से इनकम आता है, यानी कि जो चार्जेबल सेक्शंस है, 5 हेड है इनकम को, 5 हेड है। मैंने ऑलरेडी उसके बारे में बता चुका हूँ और फिर से मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ फुली डिस्कस मोड में, तो आप उसको ख्याल कीजिएगा। तो हम पहला ये कंडीशन है, अगर आपका सैलरी हेड से इनकम आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपना इनकम को फॉर्म 16 में जो आपका एम्प्लॉयर जो काटा है, आपसे TDS काटा है, आपको रेंट सुविधा दिया है, HRA दिया है, तो इन सब को ध्यान रखते हुए आप फॉर्म 16 से अपना इनकम को जरूर मिला ले, नहीं तो आपको नोटिस आने का 100% संभावना है। तो सैलरी एम्प्लॉय के लिए हो गया। और अगर दूसरा क्या है, अगर आप सैलरी एम्प्लॉय नहीं है और आपका TDS कटा हुआ है, किसी भी हेड में कटा हो, कोई भी चीज़ में, कमीशन में, रेंट में, या जो भी चीज़ का कमीशन हो, तो इसके लिए आपको फॉर्म 16 इशू करता है जो भी व्यक्ति TDS काटता है आपका। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट डेटा जो है आपको 26S से मैच करवाना है। 26S में आपको क्या दिख रहा है, कैसा कैसा इनकम दिख रहा है, क्या क्या ब्रेकअप है, ये सबको जरूर मिला लेना चाहिए रिटर्न लगाने से पहले। और उसके बाद क्या है, नया शुरू हुआ, यानी कि 2021 में अगस्त से शायद शुरू हुआ, याद नहीं है पूरा हमको, AIS और TIS। अगर AIS TIS डाउनलोड करना आपको नहीं आता है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। और AIS TIS का जो डिफरेंस होता है, वो क्या डिफरेंस है, वो भी मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में। दूसरा क्या है, अपडेट योर ऑल बैंक अकाउंट। आपको रिटर्न लगाने से पहले जितना भी बैंक अकाउंट है आपके पास, सेविंग बैंक, जो भी बैंक, करंट अकाउंट, सारा बैंक को आप अपडेट करा लीजिए। उसको बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस शीट में जरूर फिट करें। और उसके बाद सेविंग बैंक में क्या होता है, आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद नीचे में लिखा हूँ, क्लेम प्रॉपर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA, मैक्सिमम 10,000 है, वो आप मर्जी जितना आपका इंटरेस्ट हो 10,000 ही मिलेगा। अगर सिटीजन, सॉरी, आप जो SSC है, करदाता है, वो अगर सीनियर सिटीजन है, वैसे केस में उस पर 80TT भी हो जाता है सेक्शन, और उसमें आप उस केस में आपको 50,000 तक आपको डिडक्शन मिलता है। और उसके बाद क्या है कि आपका जो 7 नंबर पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे, वो में जितना भी कैपिटल गेंस है, लॉस है, उसका डिक्लेरेशन करना ना भूले। जैसे कि कैपिटल गेंस के हेड में आता है शेयर का खरीद बिक्री, जमीन प्रॉपर्टी, जो भी है, ये भी 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या लॉस। तो आप इस सब का डिक्लेरेशन देना ना भूलें। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जब मैं ITR लगाऊंगा तो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डीपली, जो कैसे कैसे डिडक्शन लेना है, कहाँ कहाँ पर डिडक्शन कैसे कैसे काम करता है, सारा समझाऊंगा। तो ये क्या है, क्लेम प्रॉपर डिडक्शन अंडर ATC मिस्टेक से डिडक्शन मत लीजिए, जो डिडक्शन प्रॉपर है वही लीजिए। ATC में आपको भी पता होगा कि 1.5 लाख तक ही मैक्सिमम डिडक्शन है, आप ATC में 1.5 लाख तक डिडक्शन ले सकते हैं। ATC में भी कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, जैसे ट्यूशन फीस है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई डिडक्शन आई नहीं, LIC नहीं करवाया है, कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जो ATC में लायबल हो डिडक्शन के लिए, तो अंत में आप जो है ट्यूशन फीस आपके बच्चे का, फैमिली में आपसे जो जूनियर है, 18 साल से कम की उम्र का है, उनका जो भी ट्यूशन फीस है आप क्लेम कर सकते हैं। और उसका जो पेपर है उसको मेंटेन जरूर करें फाइल में अटैच करके, ताकि आगे दिन जब भी आपको नोटिस आए या कोई भी चीज़ हो तो आपको काम दे। आपको इनकम टैक्स का जो नोटिस होता है और ये क्या बोलते हैं, स्क्रूटनी होता है, ये सब बहुत लंबे लंबे टाइम के बाद आता है। जैसे अभी हम लोग ऑडिट का वर्क करते हैं
तो कभी कभी हम लोग के पास केस आता है आपका नोटबंदी का। नोटबंदी जो हुआ था 2016 में, उसका सारा केस अभी आ रहा है, किसने कितना पैसा जमा एक्स्ट्रा किया, कितना पैसा एक्स्ट्रा निकाल लिया, वो सब मिलाना पड़ता है। इसलिए आईटीआर जो लगाइए वो हमेशा प्रॉपर डाटा पे ही लगाइए। प्रॉपर डाटा रहेगा आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। और उसके बाद 9 नंबर जो हमारा पॉइंट है ये है क्लेम प्रॉपर डिडक्शन अंडर एटीडी। एटीडी में जो आपको डिडक्शन लेना है वो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस का पेपर रहे, तभी आप एटीडी में डिडक्शन ले। और एटीडी में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, 25,000 रुपये मिलता है। और ये 10th नंबर आ गया, ये 10th नंबर नहीं होगा। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो होता है, आप अगर इलाज करवाए हैं पूरे साल के दौरान में तो आपको मैक्सिमम 5,000 तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। और सीनियर सिटीजन केस में ये 50,000 के आसपास चला जाता है। और उसके बाद क्या है कि आप अपना पेन को आधार से लिंक करना ना भूले। और पेन से आधार लिंक करना मैंडेटरी भी है। डेट तो गवर्नमेंट बाई टाइम टू टाइम बढ़ा रहा है, लेकिन लिंक कर लीजिए आधार और पेन को। और ऐड योर बैंक अकाउंट, जितने भी बैंक अकाउंट है उसको आप ऐड कर दीजिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाके। कैसे बैंक ऐड करना है आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यही मेरा शॉर्टकट में मुझे एक जानकारी देनी थी, जो आपको आईटीआर लगाने से पहले किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।